नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी किसानों की दिल्ली कूच पर छिड़े संग्राम की, संसद में राहुल गांधी के मोदी सरकार पर किए गए वार की, देखेंगे महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार से पहले शिंदे पवार के बड़े दांव को, राम मंदिर फैसले पर घिरे चंद्रचूड़ की सफाई को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे क्यों दिल्ली में चुनाव से पहले अमित शाह से मिलना चाहते हैं केजरीवाल। इन सभी मुद्दों पर आज एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। वन नेशन वन इलेक्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले जल्दी है तो लोकसभा भंग करके चुनाव करवा ले बीजेपी। संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर जमकर बरसे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, बोले पंडित नेहरू ने मुसलमानों के लिए बात की, दलितों के लिए नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्र सरकार की तैयारी पूरी, सोमवार को लोकसभा में बिल पेश करेंगे अर्जुन राम मेघवाल। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती हुए वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, अपोलो अस्पताल में चल रहा इलाज। जेल से रिहाई के 18 घंटे बाद हैदराबाद स्थित अपने घर पहुंचे एक्टर अल्लू अर्जुन, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैंस को कहा शुक्रिया। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसान इस बार आर पार के मूड में दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। हालांकि किसानों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन हर वो कोशिश कर रहा है जिससे किसान दिल्ली ना सके। इसी कड़ी में शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच टकराव हुआ, जिसमें कई किसान घायल भी हो गए। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों में एक बार फिर टकराव देखने को मिला। दरअसल 101 किसानों के जत्थे ने जैसे ही 14 दिसंबर को पैदल दिल्ली कूच करने का ऐलान किया, वैसे ही पुलिस ने उन्हें रोकने के सारे इंतजाम कर लिए। हालांकि अपनी मांगों के साथ किसानों ने आगे बढ़ते हुए बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन से उन्हें खदेड़ने की कोशिश की। इस टकराव में करीब 8 किसान घायल हुए हैं। ऐसे में शंभू बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हमको रास्ता देना चाहिए। ऐसे हमारे जो अधिकार हैं दिल्ली की राजधानी पे जाके आंदोलन करने के, ऐसे इसको दबाने का काम ना किया जाए। जैसे आपने ये बैरिकेड लोहे के बनाए हुए हैं कि दूसरी तरफ पत्थर की दीवार बनाई गई है, ऐसे हमारी आवाज को ना कुचला जाए। हमारे देश के 50% लोग खेतीबाड़ी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। बता दें किसान इससे पहले भी 2 बार शंभू बॉर्डर से क्रॉस करने की कोशिश कर चुके, लेकिन दोनों बार पुलिस ने उन्हें खदेड़ा और जिसके चलते किसानों को पीछे हटना पड़ा। किसान पिछले 10 महीनों से अपनी एमएसपी पर मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और बार बार मोदी सरकार से उनकी मांगों को सुने जाने की मिन्नतें कर रहे हैं। वहीं किसान दिल्ली कूच न कर पाए, इसके लिए किसानों को रोकने की हर मुमकिन कोशिश भी की जा रही है। हरियाणा सरकार भी किसानों को रोकने के लिए फोर्स तैनात कर चुकी है। हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर के साथ लगते अंबाला के 12 गांवों में इंटरनेट बंद करने का भी ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, मोबाइल इंटरनेट के अलावा एमएमएस भेजने की सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया है। सरकार ने ये देखिए एक नई तैयारी की है कि बैरिकेशनों के ऊपर 8 फुट की लगभग एक और जाली ऊंचाई पर लगाई गई है कि ताकि किसान आगे ना बढ़ सके। कोई किसान उसको कूद कर जाने वाले नहीं है। पर सरकार जो कर रही है, जो सरकार का रवैया है, अंबाला प्रशासन ने फिर से स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। वो एक दहशत का माहौल फैलाना चाहते हैं। एक तरफ गवर्नर बोलते हैं कि देश के गृह मंत्री बातचीत के लिए तैयार हैं, मगर क्या ऐसे बातचीत होगी? कोई लेटर नहीं, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, सिर्फ एक बयानबाजी चल रही है। दूसरी तरफ अंबाला के डीसी संगरूर के डीसी को लेटर लिखते हैं कि हमें डल्लेवाल साहब की सेहत की चिंता है, जबकि खनौरी और शंभू बॉर्डर दोनों पटियाला डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं और खनौरी से आगे जींद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं एक मिलीभगत और एक साजिश नजर आती है। बता दें इससे पहले भी सरकार ने 6 से 9 दिसंबर के बीच इंटरनेट सेवा को बैन किया था। उस वक्त भी किसानों के आंदोलन को देखते हुए फैसला लिया गया था। अपने नए आदेशों में सुमिता मिश्रा ने कहा है कि बल्क एसएमएस और मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को रद्द करने के आदेश उन्होंने जारी किए। वहीं खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 18 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जानकारी के मुताबिक उनकी तबीयत काफी बिगड़ चुकी है। इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक उनका वजन काफी कम हो चुका है। बता दें कि शुक्रवार 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब और केंद्र को डल्लेवाल के इलाज के लिए लेकर निर्देश दिए थे। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि सरकार गांधीवादी तरीके से किसानों से निपटे। हालांकि किसानों को एक बार फिर दिल्ली कूच रोकने के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं और किसान आंदोलन और तेज हो गया है। संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने एक हाथ में संविधान तो एक हाथ में मनुस्मृति को दिखाते हुए मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। तो संसद में कैसे मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी, देखिए इस रिपोर्ट में। संविधान पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। द्वापर युग के किरदार एकलव्य के जरिए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एक के बाद एक जोरदार हमले किए।
राहुल गांधी ने कहा कि जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया था, ठीक वैसे ही मोदी सरकार हिंदुस्तान के युवाओं का अंगूठा काट रही है। काट के द्रोणाचार्य को दे दिया। यह अभय मुद्रा है। इसमें कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, निडरता कहां से आती है? हुनर से आती है, इस अंगूठे से आती है। ये लोग इसके खिलाफ हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। इतना ही नहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी, पेपर लीक, लेटरल एंट्री और धारावी के जरिए भी मोदी सरकार को जमकर घेरा। हिंदुस्तान के सारे जो फेयर प्ले बिजनेसेस हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, आप उन सब का अंगूठा काटते हो जब आप अडानी की मदद करते हो। राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर भी टिप्पणी की। राहुल गांधी ने अपने हाथ में संविधान की किताब पकड़े हुए वीर सावरकर को कोट किया और कहा, भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था, जिसकी आप पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना से लेकर धारावी के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को निशाने पर लिया। वहीं राहुल गांधी ने अपने भाषण के आखिर में कहा कि जातियों की गिनती जरूरी है, इसलिए हम जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। हमारी सरकार जब आएगी तब हम जातियों की गिनती कराएंगे। इस तरह संविधान पर चर्चा के दूसरे दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संविधान और मनुस्मृति की कॉपी लहराई और मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार से पहले गहमागहमी जारी है। पहले ही गृह मंत्रालय को लेकर शिंदे ने मोदी शाह को बेचैनी में डाला हुआ है। वहीं इस बीच अब खबर है कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी वित्त मंत्रालय पर दावा ठोक दिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए एनसीपी ने अल्टीमेटम भी दे दिया है। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में इस वक्त कैबिनेट विस्तार को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि शिंदे के बाद अब अजित पवार ने भी बीजेपी को तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि अजित पवार के एनसीपी गुट ने वित्त मंत्रालय पर दावा ठोक दिया है। इतना ही नहीं, एनसीपी ने बीजेपी और सीएम देवेंद्र फडणवीस को साफ साफ कह दिया है कि हमें किसी भी हाल में वित्त मंत्रालय चाहिए। अगर ये मंत्रालय नहीं मिला तो सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ऐसे में गृह मंत्रालय की मांग कर रहे शिंदे को मनाते मनाते बीजेपी हाईकमान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बता दें, अजित पवार ने गुरुवार 12 दिसंबर को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि उन्होंने मंत्रियों की संख्या और मंत्रालय पर अपनी मांग अमित शाह के सामने रखी थी। इस मुलाकात के बाद एनसीपी के प्रवक्ता अमोल मिटकरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बड़ा बयान दिया और कहा, अगर अजित पवार को वित्त मंत्रालय नहीं मिला तो सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में महायुति की जीत में एनसीपी की महत्वता को बताते हुए अमोल मिटकरी ने साफ कह दिया कि 2024 के चुनाव से पहले पूरे महाराष्ट्र ने लाडली बहन योजना और किसानों के बिजली बिलों की माफी जैसी कल्याणकारी योजनाओं को लागू होते देखा है, जो अजित पवार की वित्त मंत्रालय के रूप में ही मुमकिन है। ऐसे में हर हाल में वित्त विभाग अजित पवार को मिलना चाहिए। बता दें, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के शपथ लेने के 8 दिन बाद भी महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाया है। बीजेपी में इस वक्त मंत्रालयों के बंटवारों पर माथापच्ची चल रही है। एक तरफ पहले ही एकनाथ शिंदे सीएम पद छोड़ने को राजी नहीं हुए कि अब गृह मंत्रालय लेने पर अड़ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अब अजित पवार के दावे ने बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए। बताते चले, सीएम देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्रालय खुद अपने पास रखना चाहते हैं। इसको लेकर कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है। ऐसे में दोनों को समझाना बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार कब तक हो पाता है और क्या बीजेपी अजित पवार और शिंदे के आगे झुक पाती है। महाराष्ट्र में कोई खेला होगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ अपने फैसलों को लेकर लगातार सवालों से घिरे हुए हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज तक पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के फैसलों को गलत बताकर उनकी आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में सवालों से घिरे चंद्रचूड़ ने इन सभी मामलों पर सफाई भी पेश की है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। देश भर में मस्जिदों के नीचे हिंदू मंदिरों के दावों के बीच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के एक बयान ने एक बार फिर पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को सवालों के घेरे में ला दिया है। इतना ही नहीं, अयोध्या फैसले पर भी चंद्रचूड़ को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने अयोध्या फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे न्याय का मजाक बताया था। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई राम मंदिर नहीं मिला था, ये फैसला सेक्युलरिज्म के खिलाफ था। नरीमन ने अयोध्या फैसले पर पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ की सख्त आलोचना करते हुए ये तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात मानी थी कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई राम मंदिर नहीं था। बावजूद इसके अयोध्या में पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने न्याय का मजाक उड़ाते हुए इस पर गलत फैसला सुनाया था। जस्टिस नरीमन का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब देश भर में मस्जिदों के नीचे मंदिरों को ढूंढने की कवायद तेज थी। ऐसे में पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ की जमकर आलोचना की जाने लगी। इसी कड़ी में चंद्रचूड़ ने अपने ऊपर उठे सवालों को लेकर सफाई पेश करते हुए कहा, फैसला सबूतों के गहन विश्लेषण पर आधारित था। चंद्रचूड़ ने कहा कि बहुत से लोग फैसले के बारे में बिना एक पन्ना पढ़े बात करते हैं। 1000 पन्नों के फैसले में सबूतों पर विस्तृत व्याख्या है। डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि एक न्यायाधीश के रूप में मैंने जो कुछ भी किया वो बड़ी चुनौती थी, चाहे वो भारत के सबसे बड़े राज्य, भारत के केंद्र, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और फिर अंत में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हो। समाज के भविष्य के विकास पर निर्णय लेने के मामले में राष्ट्र के विकास को ध्यान में रखते हुए भारतीय न्यायपालिका के विकास को दर्शाने के लिए सही बुनियादी ढांचा बनाने के मामले में चुनौती कम नहीं थी। इसी के साथ जस्टिस नरीमन की टिप्पणी का जवाब देते हुए भी चंद्रचूड़ ने कहा, जस्टिस नरीमन एक स्वतंत्र राष्ट्र के स्वतंत्र नागरिक है। एक न्यायाधीश के रूप में वो असामूहिक फैसले का हिस्सा थे और इसकी रक्षा या आलोचना करने की स्थिति में नहीं थे। नरीमन का आलोचनात्मक दृष्टिकोण इस तथ्य का समर्थन करता है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत जीवित है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक विवेक की स्वतंत्रता है। इससे पता चलता है कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है। जस्टिस नरीमन को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा है, जिससे दिल्ली का चुनावी पारा हाई हो गया है। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस बार नई रणनीति के साथ दिल्ली की सत्ता फतेह करने की रणनीति बनाई है। मुफ्त बिजली, पानी और शिक्षा के बजाय दिल्ली की सुरक्षा के मुद्दे पर नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया है। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार बीजेपी पर आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है। आंकड़ों के जरिए केजरीवाल ये बताने में जुट गए हैं कि दिल्ली में महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिक तक के लिए सुरक्षित नहीं रह गई। इस तरह बीजेपी की सबसे कमजोर नस पर केजरीवाल हाथ रख रहे हैं। पिछले कई दिनों से मैं दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहा हूं। पिछले खासकर 2-3 साल में दिल्ली में कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही है। मैं दिल्ली का एक नागरिक हूं, दिल्ली का मुख्यमंत्री रह चुका हूं। लोगों में जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, लोग इसको लेके बहुत चिंतित हैं। दिल्ली के लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाएगा। इसी बीच आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की इच्छा भी जताई है। इसके लिए बाकायदा अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा है। वहीं इस चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन है। दिल्ली को जब अपराध की राजधानी के नाम से जाना जा रहा है, भारत के 19 मेट्रो शहरों में दिल्ली महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में नंबर 1 पर है। जब से पिछले दिनों से मैं गली गली में लोगों के बीच में जाने लगा हूँ, लोगों की ये वारदातें सुनने लगा हूँ, मेरे पास इतने फोन आ रहे हैं लोगों के, इतनी मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, चिट्ठियां आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारे पास भी आओ मिलने, हमारे इलाके में भी बहुत बुरा हाल है, हमारे इलाके में भी बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे नशा बिक रहा है, यहाँ पे चेन स्नैचिंग हो रही है, यहाँ पे फोन छीने जा रहे हैं। पूरी दिल्ली के अंदर अफरा तफरी है। अब आने वाले दिनों के अंदर मैं जिन जिन लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, सबके पास जाऊंगा, दिल्ली के कोने कोने में जाऊंगा और दिल्ली वालों के साथ केजरीवाल खड़ा हुआ मिलेगा। मैं आपके साथ हूँ, दिल्ली के लोगों के साथ हूँ। इनको हम फोर्स करेंगे, अमित शाह को और बीजेपी को, कि दिल्ली को सुरक्षा प्रदान करे और हर व्यक्ति को अच्छी सुरक्षा मिले। ऐसे में दिल्ली की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर केजरीवाल ने बीजेपी को चारों तरफ से घेर लिया है, जिससे दिल्ली चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल अन्ना आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यही वजह है कि जेल से बाहर आने के बाद से केजरीवाल ने पूरी तरह से चुनावी अभियान की कमान संभाल रखी है। वहीं करोल बाग में पदयात्रा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि वो जनता के साथ मिलकर आंदोलन शुरू करेंगे। इसके जरिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा ताकि शहर में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ऐसे में दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले ही पारा हाई हो गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।